My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of data sufficiency, or we'll be understanding some basics of data sufficiency, and then we'll be practicing questions from easy to moderate to some tricky questions. Start करते हैं, and this session will be important for NMAT examination as well as SNAP. चलो शुरू करते हैं सेशन को. And if you've not already subscribed to the channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join Telegram channel or WhatsApp channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. So standard format क्या होता है, कोई भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे देयर विल बी अ क्वेश्चन स्टेम टू स्टार्ट विद. क्वेश्चन स्टेम which will be asking the particular question, and then that will be followed by two statements. Let us say statement number 1 and 2. There will be two statements that will be following the question step. And फिर क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि which of the following statements are sufficient to answer the question. First option could be that first statement is sufficient alone, but second statement alone is not sufficient. पहले एक बार ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सेकंड कुड बी दैट सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, बट फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. थर्ड कुड बी कि नीदर फर्स्ट इज अलोन सफिशिएंट नॉर सेकंड इज अलोन सफिशिएंट, बट टुगेदर दे आर सफिशिएंट. वी कैन आंसर इट टुगेदर. या हो सकता है कि फर्स्ट भी अकेला सफिशिएंट है, सेकंड भी अकेला सफिशिएंट है, तो फर्स्ट और सेकंड अलोन आर सफिशिएंट. एंड लास्ट ऑप्शन कुड बी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड नॉर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मिला लोगे तो भी सफिशिएंट नहीं होगा. देयर कैन बी 5 चॉइसेस. ठीक है, तो 5 चॉइसेस और उनमें से कोई 4 चॉइसेस होंगी अपने लिए. स्नैप में होगा तो क्लियर है. ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा. अब हमें क्या क्या चीज़ों फोकस करनी है यहाँ पे. फर्स्ट थिंग that whenever such a question is given on data sufficiency, we do not have to calculate the answer. There is no need to calculate the answer. We just have to identify whether calculating the answer can be done by using one statement alone. If one statement alone is not sufficient, then can that be done using two statements? And if even that is not sufficient, तो फिर हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट साथ में भी सफिशिएंट नहीं है, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना है. नो नीड टू कैलकुलेट द आंसर. सेकेंड थिंग, सफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है. सफिशिएंसी इंप्लाइज दैट आंसर मस्ट बी डेफिनिट and sometimes unique. What do we mean by answer being definite? For example, if the question is asking कि value of x क्या होगा, किसी एक क्वेश्चन ने पूछा है कि what will be value of x. If statement is giving answer that x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, तो x can be 2 or 3 or 4, so this is not sufficient. This is not sufficient because we need to find out unique value of x. तो यहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x मिल रहा है, so this is not sufficient. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट सफिशिएंट. अगर गिवन होता है कि x इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो पक्की बात है यस, देन दिस वुड हैव बीन सफिशिएंट. दैट इज सफिशिएंसी. बट हमेशा वैल्यू पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं. क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इज x ग्रेटर देन 2. अगर क्वेश्चन ये पूछता कि इज x ग्रेटर देन 2, तो वहां पे अगर हमें लेटेस्ट से वैल्यूज होती हैं उस केस में, या इसी क्वेश्चन के लिए रखते हैं कि इज x ग्रेटर देन 1. यस, x की वैल्यूज क्या आ रही है, 2 3 4 आ रही है, तो आंसर इज यस. आंसर यस आ रहा है तो भी सफिशिएंट है, आंसर नो आ रहा है तो भी सफिशिएंट है. आंसर नो आएगा तो भी सफिशिएंट है, बट डेफिनेट आना चाहिए. यस आ रहा है देन ऑल्सो सफिशिएंट, नो आ रहा है तो देन ऑल्सो सफिशिएंट. अगर आंसर आ रहा है कुछ केसेस में यस, कुछ केसेस में नो, तब फिर दैट इज नॉट सफिशिएंट. अब इससे ज़्यादा तो एग्जाम्पल से ही समझेंगे, बट पहले ये 2 बातें ध्यान रखिए कि हमें आंसर को कैलकुलेट नहीं करना है. हमें प्रोसेस को देखना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट. सेकेंड थिंग, कि सफिशिएंसी इंप्लाइज दैट आंसर मस्ट बी डेफिनिट. सो इन सम केसेस जहाँ पे कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो वैल्यू मस्ट बी यूनिक. अगर वैल्यू नहीं पूछा है, इनइक्वालिटी पूछा है कुछ, तो उस इनइक्वालिटी का आंसर अफर्मेटिव या निगेटिव होना चाहिए. कोई एक डायरेक्शन में आंसर है तो दैट इज डेफिनेटली सफिशिएंट. क्या ये पार्ट क्लियर? क्या यहाँ तक बातें समझ पा रहे हो? ठीक है. अब लास्ट बात ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यू बीन गिवन 2 स्टेटमेंट्स और दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट से लेटेस्ट से क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछ रहा है, पहले स्टेटमेंट से हमें आंसर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है x is equal to 3. So that is fine. We can get 2 different values of x, 2 different values of answer using 2 different statements. That is fine. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट से हमें सेम आंसर मिले. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द स्टेटमेंट अलोन वाज सफिशिएंट और नॉट. इज दैट मच क्लियर? तो बस ये 3 रूल हैं जिनके बेसिस पे हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, इज द इंटीजर x एन ऑड नंबर.
सिंपल क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। क्या एक्स एक ऑड नंबर होगा? हमें कभी भी प्रोसीड करेंगे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में तो कैसे प्रोसीड करेंगे? हमेशा लॉजिकली प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले विल बी चेकिंग आउट स्टेटमेंट्स अलोन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन whether that is sufficient or not, सेकंड स्टेटमेंट अलोन whether that is sufficient or not। अगर इन दोनों में से किसी भी एक में सफिशिएंट हो गया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज सफिशिएंट, तो वी नो कि फर्स्ट तो अकेला सफिशिएंट है, देन वी बी चेकिंग सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट और नॉट। इफ दैट इज आल्सो सफिशिएंट अलोन, देन वी नो कि ईदर द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। तो फिर हमारा आंसर उस केस में क्या होगा? दैट ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन डी फिर हमारा आंसर हो जाएगा कि वेदर स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ईच इज सफिशिएंट टू आंसर अलोन। अगर ये दोनों अलोन आंसर करने में सफिशिएंट नहीं हुए तो उस केस में पता है ना तो फर्स्ट अकेला आंसर कर पा रहा है ना सेकंड अकेला आंसर कर पा रहा है, तो फिर हम दोनों को साथ में मिला के चेक करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, इधर दे विल बी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन टुगेदर, अगर हुए तो अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा, या फिर नहीं होंगे तो फिर अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास 5 चॉइसेस आएंगी, उनमें से कौन सी चॉइस होगी? हमेशा हिरार्की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम अकेले अकेले स्टेटमेंट को देखोगे, उसके बाद में फिर कंबाइन करोगे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है इज द इंटीजर एक्स एन ऑड नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 2x इज एन इवन नंबर। तो 2x अगर एक इवन नंबर है तो क्या यहां से वी कैन कंक्लूड दैट x विल बी ऑड नंबर? भाई 2x तो इवन हमेशा ही होगा, x तुम्हारा ऑड हो या इवन हो, 2x विल ऑलवेज बी इवन। तो ये तो हमेशा होगा, ऑलवेज, irrespective of x is even or odd। तो दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। फिर भी डाउट हो, एग्जांपल ले लो। अगर x इज इक्वल टू तुमने 2 ले लिया तो 4 आएगा, 5 ले लिया तो 10 आएगा, तो दोनों केसेस में इवन ही आने वाला है, तो 2x तो हमेशा इवन होगा, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। सेकंड स्टेटमेंट x प्लस 3 इज एन ऑड नंबर। अगर x प्लस 3 हमारा एक ऑड नंबर है, x क्या होगा? x विल बी दैट ऑड नंबर माइनस 3। अब या तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म लिख दो कि दिस विल बी 2k प्लस 1 और माइनस 3, यानी कि 2k माइनस 2। 2k माइनस 2 क्लियरली एक इवन नंबर है। ऑड में से अगर ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है? दैट इज ऑलवेज इवन, इजंट इट सो? ठीक है, तो अगर हमारा x प्लस 3 एक ऑड नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली ऑड माइनस 3 x एक इवन नंबर होगा, x एक इवन नंबर होगा। बट हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या x एक ऑड नंबर है? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विद स्टेटमेंट 2 इज नो। बट एक डेफिनेट आंसर मिल रहा है, तो दिस स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। आंसर का यस होना जरूरी नहीं है, आंसर नो भी चलेगा, बट आंसर डेफिनेट होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज एक्स ग्रेटर देन वाई? अब हमें चेकआउट करना है वेदर एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, यस आंसर होगा या फिर नो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 3 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर वाई। 3 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर वाई। जब भी बेस हमारा, हमेशा याद रखना फॉर दीज केसेस, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 और क्वेश्चन बता रहा है हमारा बेस लेटर से ए है, तो अगर ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन ए टू द पावर वाई, तो डेफिनेटली उस केस में एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस हमारा लेस देन 1 है और फिर गिवन है कि ए टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन ए टू द पावर वाई, तो वहां पे डेफिनेटली इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, यानी कि एक्स विल बी लेस देन वाई। तो एग्जांपल लेके देख सकते हो। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वालिटी हमारी सेम रहेगी, इफ बेस इज लेस देन 1 तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या गिवन है 3 टू द पावर एक्स ग्रेटर देन 3 टू द पावर वाई, तो बेस हमारा क्या है 3 है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी कि एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, तो क्या ये सफिशिएंट है? क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स हमारा वाई से बड़ा होगा इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर? भाई एग्जांपल ले लो, अगर हम एक्स ग्रेटर देन वाई लें, लेटर से हमने एक्स को लिया, लेटर से एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 3, तो यस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 5 वाई स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर से बड़ा होगा। बट अगर हमने एक्स को -5 ले लिया यहाँ पे, तो एक्स इज -5 वाई इज इक्वल टू 3, तब भी तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होगा। बट यहाँ पे एक्स तो ग्रेटर देन वाई नहीं है, एक्स इज लेस देन वाई इनफैक्ट। तो पहले वाले केस में एक्स ग्रेटर देन वाई आ रहा था, सेकंड वाले केस में एक्स लेस देन वाई आ रहा है, यानी कि सफिशिएंटली नहीं कह सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट अकेला हमारा सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट अकेला सफिशिएंट था, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लॉजिकली समझो इस बात को कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। बट एक्स वाई से बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही सेम बात अगर ऐसे लिखते कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स प्लस वाई,
इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। एक्स माइनस वाई पॉजिटिव होगा, एक्स प्लस वाई पॉजिटिव होगा, या तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी या दोनों ही नेगेटिव होंगे, या एक्स माइनस वाई भी नेगेटिव होगा और एक्स प्लस वाई विल ऑल्सो भी नेगेटिव। तो यहाँ से हमें अपना कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, machines X, Y and Z working together at their respective constant rates can complete a job in 4 hours. X, Y और Z मिल के साथ में 4 hours में जॉब को कंप्लीट करते हैं। Can machine X working alone complete the job in fewer than 10 hours? अगेन यस या नो आंसर करना है हमें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है machines X and Y वर्किंग टुगेदर कैन complete the job in 6 hours. तो X, Y and Z working together they complete the job in 4 hours. And we need to identify whether machine X alone can complete the job in less than 10 hours or not. पहला स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग अबाउट मशीन्स एक्स एंड वाई वर्किंग टुगेदर। तो एक्स एंड वाई वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकाल भी लेंगे तो भी हमें क्या वैल्यू एक्स और वाई में से एक्स के बारे में मिल पाएगी क्या? देखो, हमें एक्स वाई एंड जेड का टाइम इज गिवन, एक्स एंड वाई का टाइम इज गिवन बाई फर्स्ट स्टेटमेंट, बट यहाँ से हमें जेड की एफिशिएंसी तो मिल जाएगी, टाइम टेकन बाई जेड तो मिल जाएगा, बट टाइम टेकन बाई एक्स नहीं मिल पाएगा बिकॉज एक्स एंड वाई टुगेदर आर वर्किंग इन 6 आवर्स। अब उनमें से हो सकता है कि वाई की एफिशिएंसी एक्स से ज़्यादा हो या एक्स की एफिशिएंसी वाई से ज़्यादा हो, क्या है, या दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो, कौन सा केस है हमें बिल्कुल नहीं पता। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला तो हमें एक्स के बारे में नहीं बता रहा, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, जेड के बारे में पूछा तो पता चल जाता, अगर क्वेश्चन जेड के बारे में पूछता तो डेफिनेटली पता चल जाता। हमें पता लगाना नहीं है, पर पता लगाने के लिए दिस वॉज सफिशिएंट। भाई हम एलसीएम लेके पता लगा लेते कि वर्क होता 4 और 6 का एलसीएम 24। तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई जेड टुगेदर इज 6, एक्स एंड वाई टुगेदर इज 4। तो यहाँ से जेड की एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 2, यानी कि टाइम टेकन बाई जेड विल बी इक्वल टू 24/2, 12 आवर्स। तो जेड के बारे में पूछता तो सफिशिएंट था, बट एक्स के बारे में पूछा है, दैट इज फॉर दैट द डेफिनेशन द इन्फॉर्मेशन गिवन इज नॉट सफिशिएंट। तो पहला अकेले तो सफिशिएंट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट, मशीन्स वाई एंड जेड वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 आवर्स। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है वाई और जेड के बारे में, एक्स के बारे में पूछा गया है, तो एक्स के बारे में वी कैन फाइंड आउट। यहाँ से वाई के बारे में नहीं पता लगा सकते, जेड के बारे में नहीं, बट एक्स के बारे में पता लग जाएगा। तो दिस अलोन इज सफिशिएंट। हमें पता लगाना नहीं है, सिर्फ इतना पता लगाना था कि क्या ये सफिशिएंट होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सेकंड हमारा क्लियरली आंसर हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज आंसर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ n is a positive integer, what is the remainder when n is divided by 12? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है n is divided by 3, तो the remainder is 2। जब n को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर n को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो n मस्ट बी सम 3 का मल्टीपल प्लस 2, तभी तो 3 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। 3 का मल्टीपल प्लस 2 है तो n कैन बी इक्वल टू 2 हो सकता है, और इट कैन बी 5। भाई k की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू निकालते जाओ। k इज इक्वल टू 1 पे दिस विल बी, k इज इक्वल टू 0 पे दिस विल बी 2, 1 पे 5, देन 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। बट अगर हमें डिवाइड करना है 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 12 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आने वाला है? भाई 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 5 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 8 को डिवाइड करोगे 8, देन 11, उसके बाद में फिर से साइकिल चालू हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो आफ्टर अ वाइल फिर से वही सेम साइकिल रिपीट होगा। भाई 14 को डिवाइड करोगे फिर से 2, फिर 5 एंड 8, 11, यानी कि 2, 5, 8 एंड 11 आर पॉसिबल रिमाइंडर्स, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर्स। जब 4 वैल्यूज पॉसिबल आ रही हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12, यानी कि वी नीड अ यूनिक डेफिनेट आंसर, बट वी आर गेटिंग 4 आंसर्स। तो अकेला ये स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट, n इज डिवाइडेड बाय 4 एंड रिमाइंडर इज 3, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि n हमारा इक्वल टू है, अगेन सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखना है कि n इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल, लेट अस से 4 टाइम्स k1 प्लस 3। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? n कैन बी इक्वल टू 3 और n कैन बी इक्वल टू 3 प्लस 4, 7 और 11 और 15। अगेन रेपिटेशन चालू, रिमाइंडर क्या होगा? 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 7 के लिए 7, 11 के लिए 11, और फिर बाद में वही कहानी रिपीट 3, 7, 11, यानी कि यहाँ पे भी है 3 पॉसिबल केसेस, इधर 3 और 7 और 11। अगेन दिस इज अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। बट जैसे ही हमने दोनों को मिलाया, जैसे ही दोनों स्टेटमेंट को मिलाया, तो पहले स्टेटमेंट से हमें समझ में आ रहा था कि रिमाइंडर कुड बी 2 और 5 और 8 और 11। सेकेंड स्टेटमेंट से समझ में आ रहा था 3 और 7 और 11। अब एक ही वैल्यू कॉमन है दोनों में, दैट इज 11। ओनली 11 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, यानी डेफिनेटली अगर दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो 11 ही हमारा यूनिक रिमाइंडर होगा। एक यूनिक वैल्यू मिल गया तो सफिशिएंट टू आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड टू
सेकंड, टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, बट अकेला कोई भी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, और रिमाइंडर का आंसर हमारा क्या होगा 11 होगा। हालांकि हमें आंसर फाइंड आउट नहीं करना था, बट ये लॉजिक समझ पा रहे होगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो हमें पता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कि अगर मल्टीपल रिमाइंडर्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है, एक यूनिक रिमाइंडर मिल जाएगा तो वहाँ पे बातें सफिशिएंट हो जाएंगी। और उसके लिए लॉजिक क्या है कि अल्टीमेटली जैसे पहले वाले केस में 3 से डिवाइड किया था, दूसरे में 4 से डिवाइड किया, और 3 और 4 का एलसीएम क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें यूनिक रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, अगर 2 दिया होता सेकंड केस में कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो पहले वाले केस में लेटर से दिया होता कि वी आर डिवाइडिंग बाई 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। सेकंड केस में था डिवाइडिंग बाई 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 आएगा या 1 आएगा। तब डेफिनेटली जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एलसीएम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलती, यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलती। ठीक है, तो एक यूनिक आंसर नहीं मिलता, तो ये अकेले सफिशिएंट नहीं होते, दोनों मिला के भी सफिशिएंट नहीं होते, बट इस केस में है बिकॉज 3 और 4 का एलसीएम 12 आ रहा है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन X leaves Delhi for Agra and train Y leaves Agra for Delhi. At what time, clock time, do the two trains meet? किस टाइम पे दोनों ट्रेन्स मिलेंगी? X is leaving Delhi for Agra and Y is leaving Agra for Delhi. पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेन X leaves Delhi at 1 p.m. and arrives in Agra at 6 p.m. ट्रेन Y is leaving Agra at 4 p.m. and arrives in Delhi at 8 p.m. ओके, अगेन हमें आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, बट डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ना कि क्वेश्चंस का पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं है। या फिर पहले सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि वो सिंपल है, वो ज़्यादा आसान है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा 300 किलोमीटर्स, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस गिवन है, कुछ भी और गिवन नहीं है। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट लोन सफिशिएंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस से क्या करोगे भाई, क्वेश्चन तो टाइम पूछ रहा है वैसे भी, तो टाइम की कहीं पे वैल्यू गिवन ही नहीं है, कब पहली ट्रेन चालू हुई, कब दूसरी ट्रेन चालू हुई, कब वो मिलेंगे क्या पता, नॉट सफिशिएंट। सेकंड अकेला तो पक्का नॉट सफिशिएंट। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रेन एक्स इज लिविंग दिल्ली एट 1 p.m. at 1 p.m. and arrives in Agra at 6 p.m. तो ट्रेन X is taking कितना टाइम? From 1 p.m. to 6 p.m. 5 hours. X is taking 5 hours. Similarly, train Y is leaving Agra at 4 p.m. and arriving in Delhi at 8 p.m. तो taking 4 hours. X ले रही है 5 hours, Y ले रही है 4 hours. बट सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही ना। ट्रेन X is leaving Delhi at 1 p.m. and Y is leaving Agra at 4 p.m. तो पहले हम X, पहले ट्रेन X से स्टार्ट हो रही है, तो ट्रेन X फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अगर टोटल डिस्टेंस हम एज्यूम कर लें फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, लेट अस से डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी, टोटल डिस्टेंस हम अपना कैपिटल डी मान लें। तो सिंस ट्रेन X इज टेकिंग 5 आवर्स, तो स्पीड क्या आ जाएगा ट्रेन X का? D/5 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन Y का D/4 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि पहले हमारी ट्रेन X स्टार्ट हो रही है, तो इन 3 आवर्स, बिकॉज फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. ओनली ट्रेन X इज रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ट्रेन Y तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई आगरा से, तो ट्रेन X विल बी कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 3D/5, 3 आवर्स में 3D/5 कवर करेगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2D/5। और एट 4 p.m. ट्रेन X विल बी रनिंग एट D/5 एंड ट्रेन Y विल ऑल्सो स्टार्ट। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, D/5 एंड D/4, डिस्टेंस कवर करने को बचा है 2D/5, टाइम निकल आएगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन हमारा सफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें फ्रॉम 1 p.m. टू 4 p.m. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन टर्म्स ऑफ रेशियो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन X हमें मिल गया। उसके बाद में रिमेनिंग डिस्टेंस एक आइडिया लग गया रेशियो के टर्म्स में, और फिर उस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए दोनों ट्रेन का, क्योंकि हमें स्पीड पता है, स्पीड इन द सेंस कि टाइम, अगेन स्पीड भी हमें डिस्टेंस के रेशियो में ही पता है कि फर्स्ट ट्रेन इज टेकिंग 5 आवर्स का टाइम, सेकंड ट्रेन इज टेकिंग 4 आवर्स का टाइम, यानी कि 1 आवर में फर्स्ट ट्रेन इज ट्रेवलिंग D/5, सेकंड इज ट्रेवलिंग D/4, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस रिमेनिंग इज 2D/5। तो यस, विल बी गेटिंग द टाइम, एग्जैक्ट वैल्यू टाइम क्या हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेट में अकेला हमारा सफिशिएंट है। एक्चुअल में वैल्यू चाहिए होती तो कितना चाहिए होता, कितना मिलता? 2D/5 इज डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड एंड स्पीड विल बी D/5 प्लस D/4, दिस विल बी आवर टाइम, क्योंकि डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट इन दिस केस, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता डिस्टेंस क्या होगा, कितनी डिस्टेंस में मिलेंगे, तब दोनों को मिला के आंसर करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, और डिस्टेंस गिवन है सेकंड स्टेटमेंट में, तब दोनों को मिला के हम आंसर करते हैं कि यस डिस्टेंस कैन ऑल्सो आइडेंटिफाइड, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पहले वाले स्टेटमेंट से मिलने वाला नहीं है। प्रपोर्शन तो मिल जाएगा, ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू इन किलोमीटर नहीं मिलेगा। ओके,
क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A car travels from city A to city B and then immediately returns to city A along the same route. Was the average speed for the entire round trip less than 80 किलोमीटर पर आवर? एक कार है जो कि सिटी ए से सिटी बी जा रही है एंड देन इट इज ऑल्सो रिटर्निंग टू सिटी ए. पहले इट इज गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड देन रिटर्निंग बैक फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए. व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड. ऐसा एवरेज स्पीड फाइंड आउट नहीं करना है. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर राउंड ट्रिप लेस देन 80 और नॉट, यानी कि यस आंसर होगा या फिर नो आंसर होगा. स्पीड क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस या नो में आंसर करना है कि लेस देन 80 होगा या फिर नहीं होगा. पहला स्टेटमेंट है द स्पीड फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी वॉज 40 किलोमीटर पर आवर. पहले सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं. ठीक है, और आई बिलीव तुम एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना ये बात कि पहले स्टेटमेंट को देखा तुमने, स्पीड फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी वॉज 40 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या तुमने फर्स्ट स्टेटमेंट को देख के नॉट सफिशिएंट आंसर मार्क किया? क्या आंसर तुम्हारे दिमाग में आया? कमेंट करना. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट है या नहीं सफिशिएंट है? थिंक अबाउट इट वंस अगेन. तब तक सेकंड स्टेटमेंट बात कर लेते हैं. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है स्पीड फॉर द रिटर्न ट्रिप फ्रॉम बी टू ए वॉज ग्रेटर देन 60 किलोमीटर पर आवर. तो हमें सेकंड स्टेटमेंट अकेला कह रहा है कि फ्रॉम बी टू ए स्पीड वॉज ग्रेटर देन 60. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट दिस इज ग्रेटर देन 60. ठीक है, तो अगर बी से ए तक स्पीड ग्रेटर देन 60 है, तो ए से बी तक की स्पीड हमें पता नहीं है, बट वो कुछ भी हो सकती है. दैट कैन ऑल्सो भी ग्रेटर देन 60, इजंट इट सो? ठीक है, दैट कैन ऑल्सो भी ग्रेटर देन 60. तो अगर बी से ए तक की स्पीड हमारी ग्रेटर देन 60 है, कुछ भी वो वैल्यू हो सकता है भाई. इट इज ग्रेटर देन 60, इट कैन ऑल्सो भी ग्रेटर देन 80. हो सकता है कि बी से ए तक की जो स्पीड है वो हमारी ग्रेटर देन 80 हो और ए से बी तक वाली भी ग्रेटर देन 80 हो. ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, सो अगर ये हुआ तो उस केस में जब हमारी दोनों वैल्यूज ही 80 से बड़ी होंगी तो एवरेज वैल्यू भी क्या होगा? उनके बीच में ही होगा. तो दैट विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 80. एवरेज भी हमारा ग्रेटर देन 80 हो जाएगा. तो लेस देन 80 तो नहीं आने वाला. बट अगर हमारा पहला वाला स्पीड लेस देन ग्रेटर देन 60 हुआ, ठीक है, बट लेस देन 80 हुआ लेटर से, और सेकंड वाला स्पीड भी हमारा लेस देन 80 हुआ, और अगर दोनों स्पीड्स ही लेस देन 80 हैं तो एवरेज भी हमारा लेस देन 80 होगा. तो क्या सेकंड स्टेटमेंट से ये बात समझ पा रहे हो कि अकेला तो ये कतई सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस पॉसिबल है यहाँ से. ठीक है, हमें कॉन्ट्रडिक्शन निकालना है अपने स्टेटमेंट का. दोनों साइड के पॉसिबिलिटीज देखनी है. अगर सेकंड साइड में पॉसिबिलिटी नहीं मिल रहा है तो फिर स्टेटमेंट सफिशिएंट हो जाता है. अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है. तो सेकंड स्टेटमेंट अकेला तो सफिशिएंट नहीं है. दिस इज नॉट सफिशिएंट. दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्पीड फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी वॉज 40. तो हमें यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू दिया है कि ए से लेके बी तक का जो स्पीड का वैल्यू है दैट इज 40. दैट इज इक्वल टू 40. अब अगर ए से बी तक का वैल्यू 40 है, बी से ए तक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. अगर बी से ए तक का वैल्यू इफ स्पीड फ्रॉम बी टू ए दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 40 और मे बी लेस देन 80, लेस देन 80 भी होगा, तो क्या कह सकते हो कि हमारा जो एवरेज स्पीड है दैट विल ऑल्सो भी लेस देन 80. बिल्कुल लेस देन 80 होगा. लेस देन 80. तो अगर एवरेज स्पीड हमारा लेस देन 80 हुआ, आई मीन बी से ए तक का स्पीड अगर हमारा लेस देन 80 हुआ, तो डेफिनेटली एवरेज विल ऑल्सो भी लेस देन 80. बट वॉट इफ स्पीड फ्रॉम बी टू ए इज ग्रेटर देन 80? तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ स्पीड फ्रॉम बी टू ए इज ग्रेटर देन 80, तो फिर वहां पे हमें वैल्यू कैसे मिलेगा? तो जब भी एवरेज स्पीड हमें निकालना होगा किसी भी केस में, तो फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी बिटवीन 2 पॉइंट्स, और जाते समय वी हैव स्पीड s1, लौटते समय वी हैव स्पीड s2, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन, यानी 2 टाइम्स s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2. दिस इज अवर एवरेज स्पीड एंड दिस इज ऑलवेज बिटवीन s1 एंड s2. ठीक है, जो एवरेज स्पीड होगा हमेशा s1 s2 के बीच में होगा. जो भी स्मॉलर होगी, स्मॉलर से लार्जर के बीच में होगा. ओके, बट क्या अभी हम सफिशिएंटली ये चीज़ फाइंड आउट कर पाए हैं? अगर हम एक लार्जर वैल्यू लें फॉर सेकेंड स्पीड फॉर द स्पीड फ्रॉम बी टू ए, लेट अस से हमने वैल्यू ले लिया 1000. ठीक है, बहुत लार्ज वैल्यू लिया क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि लेस देन 80 होगा कि नहीं होगा. हमने ले लिया वैल्यू लेट अस से 1000. ये s1 हमारा इक्वल टू 40 है, लेट अस से s2 इज इक्वल टू 1000. एवरेज स्पीड क्या होगा? दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 40. और हम 1000 था, 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 40. तो दिस इज 80,000 बाई 1040, यानी कि ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ गया. बट यस, दिस इज लेस देन 80. अगर हम और बड़ी वैल्यू लें, हमने 10,000 ले लिया लेटर से, तो क्या होगा? 2 इंटू 10,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 40, यानी अगेन ये 80 के आसपास वैल्यू आएगा.
अगेन ये वैल्यू 80 के आसपास आएगा। द लॉजिक इन दिस केस इज कि अगर हमारा एवरेज हम ले रहे हैं स्पीड, और हमें एक स्पीड तो पता ही है, एस एवरेज विल बी 2 इंटू 40 इंटू एस टू अपॉन 40 प्लस एस टू। ठीक है, तो अगर हमने एस टू बहुत लार्ज वैल्यू ले लिया, एस टू इज वेरी हाई, सेकेंड वैल्यू ऑफ द स्पीड इज वेरी हाई, तो हम कह सकते हैं ना 40 प्लस एस टू हमारा क्या होगा, 40 प्लस एस टू इज ग्रेटर देन एस टू। बट अगर 40 बहुत छोटी वैल्यू, हमने 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले ली, तो क्या ये कह सकते हो कि हम 40 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस केस में ऑलमोस्ट। ठीक है, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 40 को नेग्लेक्ट कर पाए तो ऊपर हमारा वैल्यू क्या रहा है 80 टाइम्स एस टू डिवाइडेड बाई 40 प्लस एस टू। डेफिनेटली ऊपर हमें वैल्यू मिल रहा है 80 टाइम्स एस टू और नीचे क्या मिल रहा है एस टू प्लस 40। कैन यू से दैट 80 टाइम्स एस टू बाई एस टू, यहाँ पे क्या हमारा डिनोमिनेटर छोटा है, उससे पहला वाला वैल्यू हमारा छोटा होगा या बड़ा होगा। पहले वाले केस में हमारा डिनोमिनेटर इज लार्जर, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर, और अगर ये स्मॉलर है तो ये बाद वाला वैल्यू तो क्या है 80 एस टू बाई एस टू, यानी कि 80 ही तो है। तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन एस टू, यानी कि एवरेज स्पीड विल ऑलवेज लेस देन एस टू, नहीं लेस देन 80। क्या लिख रहे हैं भाई, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 80। तो ये एक थोड़ा ट्रैप क्वेश्चन था कि हमारा जो एवरेज स्पीड है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 80। और लॉजिकली इन एनी केस अगर हमें एक स्पीड v1 गिवन है, एवरेज स्पीड will always be less than 2 times v1। एवरेज स्पीड हमारा हमेशा लेस देन 2v1 होगा। तो अगर एक स्पीड हमें गिवन है, स्पीड फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी लेस देन 80। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट अकेला ही सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्या लॉजिक क्लियर हुआ इसका। ठीक है, हमने वैल्यूज लेके भी देखा पहले कि अगर कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो वहाँ पे एक्सट्रीम केसेस लो, लार्जर वैल्यूज लो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लेस देन 80 करना है। अगर हमें चीज़ों को मिनिमाइज करना है तो हम कोशिश करेंगे, अगर वैसा नहीं हो रहा होगा तो लार्जर वैल्यूज पे ही पता चलेगा। इसीलिए हमने 1000 वैल्यू लिया, 10,000 वैल्यू लिया, क्योंकि जितना बड़ा वैल्यू लोगे तुम 1 लाख वैल्यू लो। ठीक है, बस एक समझो कि हमारा पैटर्न कहाँ पे जा रहा है, कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या आ रही है, और तुम एक्सट्रीम केसेस लोगे तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम्हारा वैल्यू किस रेंज में जाएगा। ठीक है, जब तुम 40 से छोटी वैल्यू लोगे तो डेफिनेटली हमें पता है वहाँ पे तो एवरेज हमारा लेस देन 40 आएगा। ठीक है, अगर हमने 40 से बड़ी ली बट लेस देन 80 लिया वैल्यू, तब भी हमें पता है कि हमारा एवरेज लेस देन 80 आएगा, क्योंकि एवरेज तो 40 से 80 के बीच में ही आएगा, दोनों स्पीड्स के बीच में ही एवरेज आने वाला है। बट जब हम वैल्यू लिया, हमने बहुत लार्जर वैल्यू लिया, 80 से काफ़ी बड़ी वैल्यू लिया, 1000 वैल्यू लिया, तब भी हमने देखा एवरेज हमारा कहाँ पे आ रहा है, एवरेज लेस देन 80 आ रहा है। क्यों आ रहा है लेस देन 80, बिकॉज एवरेज इस पर डिपेंड करेगा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो जो हमारा पहला वाला केस है, एक केस में तो हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, बट सेकंड केस में जब हम स्लो गए हैं तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है, और वो टाइम हमारे डिनोमीटर को अफेक्ट कर रहा है, वो बहुत बड़ा कर रहा है हमारे डिनोमीटर को। इजंट इट सो, दैट इज़ वाई हमारा जो एवरेज है वो 80 से बड़ा नहीं हो पाएगा, वो 80 भी कभी नहीं हो पाएगा। उसको 80 होने के लिए भी सेकंड स्पीड इनफाइनाइट चाहिए, जो कि कभी होगी नहीं। सो दैट इज़ वाई एवरेज विल ऑलवेज बी लेस देन 80। तो हमारा पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली सफिशिएंट है इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, कि हमें पहला, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिला दें, इस क्वेश्चन की बात नहीं करें, बट अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिला दें तो क्या यहाँ से कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है, कि एवरेज स्पीड के बारे में कुछ और पता लगा सकते हैं। क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है डेफिनेट फ्रॉम ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कह रहा है फ्रॉम बी टू ए ग्रेटर देन 60। तो अगर बी टू ए की स्पीड को हम मिनिमम ले लें यानी 60 ले लें, तो एवरेज क्या आएगा हमारा, एवरेज विल बी 2 टाइम्स इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, दिस विल बी इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज इन दिस केस विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेटली जो हमारा एवरेज स्पीड है दोनों को मिलाने से, तो मिनिमम वैल्यू उसकी आ रही है कितनी, 48। तो एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन 48 विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो एवरेज स्पीड हमारा ग्रेटर देन 48 आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सट्रीम केस लिया, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो स्पीड है बी टू ए की वो ग्रेटर देन 60 तो है ही है, तो मिनिमम अगर 60 भी होती है तब भी हमारी 48 एवरेज स्पीड बनती है, बट उससे ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो एवरेज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 48 फॉर श्योर। ठीक है, ये तो दोनों स्टेटमेंट को मिला है जस्ट इन केस, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो पहला ही सफिशियंट है, बट अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ट्राई टू फाइंड कि हमारा ये क्वेश्चन आंसर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तुमसे, यानी कि पहले स्टेटमेंट से अकेले या सेकंड स्टेटमेंट से अकेले ये आंसर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अब देखो, जब भी हमें सम चाहिए किसी भी एपी में, सम ऑफ एन एपी, तो एन एपी इज डिफाइंड बाई फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस। और सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स दैट इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। ठीक है, तो या तो हमें n तो पता ही है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 12, n पता है, बट अगर हमें 2a प्लस n-1 डी चाहिए तो क्या चाहिए? n तो गिवन है, उसमें से a चाहिए और d चाहिए। तो या तो a और d दोनों मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना, या फिर समहाउ हमें a और d ना भी मिले बट 2a प्लस n-1 डी मिल जाए, बेसिकली एवरेज मिल जाए, बिकॉज सम ऑफ एन एपी इज ऑल्सो इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, है कि नहीं? n मल्टीप्लाइड बाई एवरेज। और एवरेज क्या होता है? एवरेज कैन ऑल्सो बी रिटन एज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, या फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म मिल जाए तो भी उनका जो सम होगा दैट विल ऑल्सो बी डबल द एवरेज। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, भाई बात एक ही है, ठीक है, या तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए या फिर लास्ट टर्म मिल जाए, तो ए प्लस n-1 यानी कि t1 प्लस tn, ये कहानी वही तो मिल के आएगी, 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, या फिर सेकंड टर्म मिल जाए विच विल बी a प्लस डी, और सेकंड लास्ट टर्म tn-1 जो कि हो जाएगा a प्लस n-2 टाइम्स डी। इनको भी ऐड करके तो यही मिलने वाला है, 2 टाइम्स एवरेज। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ एंड्स अगर हमें मिल जाने वाले हैं तो वहाँ से हमें डबल द एवरेज मिल जाएगा, और फिर वहाँ से हम सम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एपी में। तो भले ए और डी हमें ना भी मिले, बट इफ यू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू तो दैट एलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया, अब सॉल्व करो कि क्या ये चीज़ें हम सफाइस कर पाएंगे विद फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन, या फिर विद सेकंड स्टेटमेंट अलोन, या विद बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। अब सॉल्व करते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 16। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को मिला के सम आ रहा है 16। थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो गया a प्लस 3d, एंड सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 16, यानी कि 2a प्लस 5d, दिस इज इक्वल टू 16। हमें क्या चाहिए? 12 टर्म्स का सम है, यानी कि सम क्या होगा? 12/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, यानी कि 2a प्लस 11d, ये चाहिए। तो या तो हमें 2a प्लस 11d मिल जाए या a और d मिल जाए, तो a और d अकेले एक इक्वेशन से तो मिलेगा नहीं। वी हैव वन इक्वेशन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन, वन इक्वेशन दैट इज सेइंग 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 16, बट टू अननोन्स, दो अननोन है हमारे पास a और d, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर। अकेला फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 63। सेकंड कह रहा है प्रोडक्ट हमारा 63 है, यानी कि a प्लस 2d इंटू a प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू 63। अब क्या सेकंड स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट होगा? अगेन कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें इस एपी के बारे में कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी नहीं कहा गया है कि जो हमारे टर्म्स हैं वो इंटीजर होंगे, भाई कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, सो दीज कैन बी टेकिंग एनी वैल्यू व्हाट्सएवर, कुछ भी नहीं पता लगा सकते, सेकंड अकेला भी सफिशिएंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट अलोन। भाई हो सकता है a प्लस 2d हमारा 3 हो, a प्लस 3d 21 हो, या a प्लस 2d 7 हो, a प्लस 3d 9 हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, या a प्लस 2d 1 हो, a प्लस 3d 63 हो, भाई टर्म्स नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, मतलब ये तो नेगेटिव नहीं हो रहा, बट अगर a प्लस 2d हमारा 1 हो गया, a प्लस 3d 63 हो गया, तो डेफिनेटली a प्लस d और a वो तो नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कुछ भी केस पॉसिबल हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकते हैं कि दिस कैन बी -9, दिस कैन बी -7, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, तो नॉट सफिशिएंट। सब में हमारा क्योंकि a और d डिफरेंट आएगा तो सम भी हमारा डिफरेंट ही आने वाला है। क्या ये क्लियर है? तो डेफिनेटली दीज टू स्टेटमेंट्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट। ना तो ऑप्शन ए आंसर है, ना ही ऑप्शन बी आंसर है, और ना ही हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन सी या ऑप्शन सी में से कोई एक आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? अगर दोनों स्टेटमेंट्स को हम इंक्लूड कर ले, मिला ले, हमने कह लिया कि दोनों को साथ में देखते हैं। सम इज गिवन है 16, यानी कि 2a प्लस 5d, दिस वॉज इक्वल टू 16, एंड प्रोडक्ट इज गिवन है 63। ठीक है, तो या तो टर्म्स निकाल दो, 16 है और 63 है। ठीक है, तो टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4, सम आ रहा है हमारा 16 और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 63। ठीक है, क्या यहां से सफिशिएंट होगा? अगेन ये क्वेश्चन तुम्हें फंसाना चाह रहा है, पर फंसना नहीं है तुमको, ध्यान से सोचो, क्या ये सफिशिएंट होगा? देखो ये तो दिख रहा है यहाँ से कि अगर हम 7 और 9 में ब्रेक कर लें तो वी कैन से दैट 7 इंटू 9 इज 63 एंड 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। ये तो दिख रहा है, बट क्या इसका ऑपोजिट नहीं पॉसिबल है? यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, भाई क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा है कि इंक्रीजिंग एपी है, एपी डिक्रीजिंग भी तो हो सकती है, यानी कि टर्म नंबर 3 9 हो, टर्म नंबर 4 7 हो, तब भी तो हमारा बात एक ही होगी ना। तो यहाँ से तो दो केसेस बन रहे हैं, पहला केस हुआ जबकि टर्म नंबर 3 7 हुआ, टर्म नंबर 4 9 हुआ।
क्योंकि हमें यहाँ पे सम गिवन है, अगर सम नहीं गिवन होता तो -7 इंटू -9 भी हो सकता था, बट क्योंकि सम पॉजिटिव है तो -7 -9 वाला खेला तो नहीं होगा। ठीक है, तो 7 इंटू 9 होगा या फिर 9 इंटू 7 होगा। तो पहला केस हुआ टर्म नंबर 3 7, टर्म नंबर 4 9, तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू निकलेगी कुछ और डी की वैल्यू निकलेगी, डी तो हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, और ये क्या आएगा 7 माइनस वो 3 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 5 7। ठीक है, सेकंड केस होगा कि टर्म नंबर 3 इज 9, टर्म नंबर 4 इज 7, और यहाँ पे हमारा डी आ रहा है -2, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, और फिर हमारा टर्म नंबर 1 क्या आएगा 9 + 2 + 2 13 आएगा। दोनों से हमें डिफरेंट एपीज मिलेंगी, और जब एपी डिफरेंट मिल रही है तो आंसर भी यहाँ पे डिफरेंट ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट मिलाने के बाद भी आंसर हमारा नॉट सफिशिएंट ही आएगा। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन ई हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, मजा आ रहा है समझने में? ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों आंसर पॉसिबल है। अब इस बात को समराइज कर देते हैं कि अगर हमें कभी भी दो इक्वेशंस गिवन हो, ठीक है, अगर हमें दो इक्वेशंस लेटर से गिवन होता कि ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ और वैल्यू है एक्स माइनस वाई का, तो डेफिनेटली यहाँ से हम एक्स भी निकाल लेते और वाई भी निकाल लेते। तो जब भी हमें दोनों इक्वेशन सम और डिफरेंस में गिवन होगा तब तो वहाँ पे या फिर ए एक्स प्लस बी वाई कुछ गिवन होता है और फिर सी एक्स माइनस डी वाई कुछ गिवन होता है, तो वहाँ से हम दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाता। बट अगर हमें एक इक्वेशन दिया है इस तरह से कि एक्स प्लस वाई समथिंग, सेकंड दिया है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग एल्स, तो यहाँ से हमें दो सिनारियोज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से दो सिनारियोज मिलेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हमारा लेटेस्ट से दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एक सिनारियो मिल सकता है कि एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। सेकंड सिनारियो मिल सकता है एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू ए, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों ही केसेस में ए इंटू बी ही आएगा। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा। दिस विल बी गिविंग अस दीज टू इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी गिविंग अस टू आंसर्स एंड नॉट वन यूनिक आंसर। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ऐसे केसेस में हमें ऐसी इक्वेशंस हमें दो आंसर मिलने वाले हैं, एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर? जो इस केस में भी हुआ। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे एवरेज वाला मामला होता तो ये दोनों एपी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंस्टेड ऑफ 12 टर्म्स कहते कि 6 टर्म्स हो, ठीक है, 6 टर्म्स हो, तो ये दोनों एपी हमें सेम ही डायरेक्शन में पहुंचाएंगे। अगर टोटल 6 टर्म्स होते तो दोनों से हमें सेम ही आंसर मिलता। कैसे मिलता सेम? क्योंकि वहां पे हमें पहला ही स्टेटमेंट अलोन जो है वो आंसर दे दे रहा है ना। अगर क्वेश्चन पूछता सम ऑफ 6 टर्म्स, इन्वेंसेज है पर इनको समझना जरूरी है। ये पहला स्टेटमेंट अकेला ही आंसर देता है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ मिला के हमें एवरेज मिल जाता है ना। अगर 6 टर्म्स का सम चाहिए तो 2a + 5d हमारे लिए सफिशियंट था, ये हमें एवरेज देता है, एवरेज हमारा 8 आया था, सम हमारा 6 × 8 48 आया था। तो 6 टर्म्स के सम के लिए पहला स्टेटमेंट अकेला भी सफिशियंट था। और 6 टर्म्स के लिए बात करेंगे तो जो दोनों एपी हमारी आने वाली ये भी सेम ही आएंगी। पहली एपी में क्या है, 6 टर्म्स है ना, T1 T2 T3 T4 T5 T6। पहली एपी में क्या है, T3 हमने 7 ले लिया, T4 9 ले लिया, तो फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 7 से पहले आएगा 5 और फिर पहले आएगा 3। ये पहली एपी आ गई। सेकंड एपी में ठीक उसका उल्टा होगा, 9 फिर 7 फिर 5 फिर 3 फिर 9 से पहले 11 और पहले 13। तो दोनों एपी हमें 6 टर्म्स तक तो सेम सम देंगी, बट जैसे हम 7 टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो दोनों का सम डिफरेंट हो जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं लॉजिकली जो हमने समझी कि जो कि जिन केसेस में हमारा कहाँ पे सम डेफिनेट होगा, कहाँ पे डेफिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज रमन एंड राघव परचेज्ड सम शर्ट्स, सम टी शर्ट्स एंड सम जीन्स। उन्होंने कुछ शर्ट ली, कुछ टी शर्ट ली और कुछ जीन्स ली। इधर सेलिंग प्राइस ऑफ वन टाइप ऑफ शर्ट, वन टाइप ऑफ आर्टिकल वॉज सेम, यानी कि सारी शर्ट का प्राइस सेम होगा, सारी टी शर्ट का प्राइस सेम होगा और सारी जीन्स का प्राइस भी सेम होगा। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट। वी नीड टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट। पहला स्टेटमेंट बता रहा है रमन हैज परचेज्ड 2 शर्ट्स, 4 टी शर्ट्स एंड 5 जीन्स। और कितने में परचेज किया है? ₹6800 में। 2 शर्ट्स, 4 टी शर्ट्स एंड 5 जीन्स, he has purchased in ₹6800। रमन ने। क्या ये स्टेटमेंट अकेला बताने में सफिशिएंट है कि शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शर्ट इज ऑल्सो अननोन, शर्ट का प्राइस इज ऑल्सो अननोन, टी शर्ट का प्राइस इज ऑल्सो अननोन, जीन्स का प्राइस इज ऑल्सो अननोन। तीन तीन अननोन है, एक ही इक्वेशन है, दिस इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट, कतई सफिशिएंट नहीं है। सेम कहानी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट को अकेले देखें तो राघव हैज परचेज 3 शर्ट्स, 12 टी शर्ट्स एंड 15 जीन्स फॉर ₹18900। तो क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। तो अकेला तो सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है। बट सेकंड स्टेटमेंट का इक्वेशन क्या बन रहा है? 3 शर्ट्स प्लस 12 टी शर्ट्स एंड प्लस 15 जीन्स।
दैट इज 18900 रुपीज़। अब जब भी कभी हमें यहाँ पे अगेन दोनों को भी इंक्लूड करोगे, अकेले अकेले सफिशिएंट नहीं थे, बट साथ में क्या है, वी हैव 3 अननोन्स एंड वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस। बट हमने देखा है, अगर तुमने लीनियर इक्वेशन के सेशंस देखे हैं या बाकी भी प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं मेरे, तो तुम्हें समझा होगा, और वैसे भी कहीं पे भी देखे होंगे, मेरे भी नहीं देखे होंगे तो किसी और के देखे होंगे, बट ये लॉजिक समझोगे कि कभी कभी व्हेन देयर आर 3 अननोन्स और 2 इक्वेशंस, तो समटाइम्स वी कैन फाइंड आउट सम पर्टिकुलर वैल्यू। इसी केस में हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन शर्ट। तो हो सकता है हम वन टी शर्ट की वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाएं, वन जीन्स की वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाएं, बट समहाउ वन शर्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएं। या हो सकता है किसी और क्वेश्चन में क्या होता है कि वन शर्ट प्लस वन टी शर्ट प्लस वन जीन्स, तो समहाउ वो फाइंड आउट करना पॉसिबल होता। डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशन क्या दी है और उनके बेसिस पे क्या फाइंड आउट करना पॉसिबल होगा और क्या कहाँ पे फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। इन जनरल बात होती, अगर हमें लेटेस्ट से क्वेश्चन से फाइंड आउट करना होता कि N1 शर्ट्स प्लस N2 टी शर्ट्स प्लस N3 जीन्स, अगर हमें ये फाइंड आउट करना होता तो हम एज्यूम कर लेते हैं उस केस में फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे लेटर से ए से, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आएगा 2a प्लस 3b एंड दैट शुड बी इक्वल टू N1। सेकंड में क्या आएगा, टी शर्ट के लिए 4a प्लस 12b एंड दैट शुड बी इक्वल टू N2। अब इन दोनों में हमें, क्योंकि N1 और N1 की जगह N2 की जगह डेफिनेट वैल्यूज होंगी, तो a और b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से हमें a भी मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा। जब a और b मिल जाएगा तो फिर उससे हम इसको कंपेयर करा लेंगे। अगर वो थर्ड स्टेटमेंट को भी होल्ड कर रहा है, यानी कि 5a प्लस 15b इफ दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू N3, तब तो फिर हमें सफिशिएंट है, आंसर मिल रहा है वहाँ पे, अदरवाइज नॉट सफिशिएंट होगा। क्या ही क्लियर है, अदरवाइज फिर वहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा। अगर थर्ड इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो सफिशिएंट नहीं है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, आंसर मिल रहा है, तो डेफिनेटली सफिशिएंट है, दोनों साथ में मिला के। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट के प्राइस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि बाकी जो बाद का है टी शर्ट और जीन्स का मामला, ये नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट के लिए वैल्यू चाहिए। क्या ये फाइंड आउट कर पाएंगे? ये तब फाइंड आउट कर पाएंगे जबकि हम टी शर्ट और जीन्स का जो वैल्यू गिवन है इक्वेशन में, इसको एलिमिनेट कर पाए। अब पहले वाले केस में क्या गिवन है, 4 टी शर्ट प्लस 5 जीन्स, और सेकंड केस में गिवन है 12 टी शर्ट एंड प्लस 15 जीन्स। अगर हम 4 टी शर्ट प्लस 5 जीन्स को मल्टीप्लाई करें 3 से, यानी पहली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो सेकंड इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, और फिर ये बाद वाला पार्ट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। हमें आंसर थोड़ी फाइंड आउट करना है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। कि जो हमारा टी शर्ट और जीन्स वाला मामला है, ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से फिर निगेट हो जाएगा। फिर पहली इक्वेशन भी हो जाएगी हमारी क्या, 6 टाइम्स शर्ट प्लस 12 टाइम्स टी शर्ट प्लस 15 टाइम्स जीन्स, दैट इज इक्वल टू 6800 इंटू 3, यानी कि 20,400। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, तो हमें आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू 3 टाइम्स शर्ट। शर्ट का प्राइस आ जाएगा 500 रुपीज़। हमें प्राइस निकालना नहीं था, अगेन हमें सिर्फ पता लगाना था कि क्या शर्ट का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग दोनों स्टेटमेंट को मिला के, तो डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस इतना ही आंसर करना था, और इतना आंसर करने के लिए बस ये जानना काफ़ी था कि बाद में टी शर्ट और जीन्स का जो इक्वेशन में अननोन वैल्यूज़ हैं, क्या एलिमिनेट हो पा रही है या एलिमिनेट नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली वी कैन एलिमिनेट देम यूजिंग बोथ द वैल्यूज, बोथ द स्टेटमेंट्स। यस, टुगेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Class X has an average test score of 72. Class Y has an average test score of 84. If the two classes are combined, is the new average test score greater than 79? तो क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान आसान ले सकता था, पर मैंने कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएं जहाँ पे थोड़ा सा फंसने वाला मामला हो, जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी मामला हो, सो दैट तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। ठीक है, और ताकि एक अच्छे क्वेश्चन को भी तुम अटेम्प्ट कर सको, कि तुम्हें नुएंसेस समझ में आए कि डेटा सफिशिएंसी में कहाँ कहाँ पे फंस सकते हैं, कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है, तो उन गलतियों को हम पहले से ही बचा के चलें। ओके, तो क्लास एक्स का एवरेज है 72, क्लास वाई का एवरेज है 84, और हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हेन द टू क्लासेस आर कंबाइंड, तो क्या न्यू एवरेज टेस्ट स्कोर विल बी ग्रेटर देन 79 और नॉट। अगेन आंसर हमें चाहिए यस में या फिर नो में। तो या इधर इफ दिस इज ग्रेटर देन 79 तो यस, लेस देन इक्वल टू 79 तो नो। ठीक है, अब 79 कब आ सकता है एवरेज हमारा, 72 है फर्स्ट क्लास का एवरेज, क्लास एक्स का एवरेज, 84 है क्लास वाई का एवरेज। तो एवरेज अगर हमें चाहिए 79, क्योंकि ग्रेटर देन 79 चाहिए, 79 से पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। तो 79 अगर एवरेज हमें चाहिए तो कब आएगा एवरेज 79, एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन से 84 माइनस 79 दैट इज 5, 79 माइनस 72 दैट इज 7, यानी कि 5:7 का रेशियो होगा, तो 79 एवरेज आ जाएगा। यानी कि क्लास एक्स और क्लास वाई का जो एवरेज है दैट इज 5:7, तो डेफिनेटली एवरेज विल बी 79। इजंट इट सो?
एवरेज 79 कब आएगा? जबकि 5:7 का रेशियो क्लास एक्स और क्लास वाई में। नहीं, क्लास एक्स में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो वाई में 7 होने चाहिए। क्लास एक्स में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो वाई में 14 होना चाहिए। क्लास एक्स में 15 है तो वाई में 21 होना चाहिए। बेसिकली टू सम अप, अगर क्लास एक्स और वाई की हम दोनों की बात करें तो एवरेज विल बी ग्रेटर देन 79 व्हेन डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वाई इज मोर देन क्लास एक्स। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि अगर क्लास एक्स में 5 है तो वाई में 7 होने चाहिए, यानी कि कितने ज़्यादा होने चाहिए? 2 ज़्यादा होने चाहिए। 5 + 2, और 2 होता है 5 का 40%। क्लास वाई मस्ट हैव मोर देन 40% हायर स्टूडेंट्स देन क्लास एक्स। क्लास वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी मोर देन 40% हायर देन क्लास एक्स। तभी हम कह पाएंगे कि हाँ डेफिनेटली जो हमारा एवरेज है दैट विल बी ग्रेटर देन 79। तो अगर क्लास एक्स में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इतने भी हैं, मान लो एक्स ही हैं, तो क्लास वाई में दो शुड बी वाई शुड बी ग्रेटर देन 1.4x। इफ दिस इज ट्रू देन डेफिनेटली एवरेज विल बी ग्रेटर देन 79। क्या ये समझ पा रहे हो? पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्लास एक्स हैज 5 मोर स्टूडेंट्स देन क्लास वाई। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्लास एक्स हैज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन क्लास वाई, जबकि हमें एक एवरेज ग्रेटर देन 79 होने के लिए क्या चाहिए? वाई शुड बी ग्रेटर देन 1.4x। उसका उल्टा हो रहा है, बट आंसर तो दे पा रहे हैं ना, यानी कि पक्की बात है यहाँ से कि एवरेज हमारा लेस देन 79 होगा। नो कर पा रहे हैं तो स्टेटमेंट सफिशिएंट है। स्टेटमेंट सफिशिएंट है हमारा, क्योंकि हम नो कर पा रहे हैं आंसर। डेफिनेटली हमारा एवरेज विल बी लेस देन 79। ओके। सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वाई इज 10% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स। अब क्लास एक्स में अगर एक्स स्टूडेंट है, क्लास वाई में कितने हैं? 1.1x है, बट दिस इज लेस देन 1.4x। डेफिनेटली आंसर अगेन हमारा क्या आएगा? नो आएगा, बट सफिशिएंट तो है ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट अकेला इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नहीं, एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अतुल, विनोद एंड चारू इज 32 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ विनोद एंड चारू एट प्रेजेंट। एवरेज है गिवन है हमें प्रेजेंट एजेस का, दैट इज 32 फॉर अतुल, विनोद एंड चारू। इफ एवरेज इज 32 तो सम क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ए अतुल का एज हुआ बी विनोद का, और सी चारू का, तो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 96 ईयर्स। सब मिल गया हमें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विनोद एंड चारू एट प्रेजेंट। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विनोद एंड चारू एट प्रेजेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 4 years ago रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अतुल एंड विनोद वाज 7:10। 4 years ago रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अतुल एंड विनोद वाज 7:10। तो 4 साल पहले अगर 7:10 था, यानी कि 7x और 10x था, मान लेते हैं अतुल और विनोद का। अभी क्या होगा? अभी एज फॉर अतुल विल बी 7x+4, फॉर विनोद विल बी 10x+4। तो हमें यहाँ से x में और c में एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इक्वेशन में x भी अननोन है, c भी अननोन है, और इक्वल टू 96 है। क्या यहाँ से आंसर यूनिक निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो आंसर हमारा होगा नॉट सफिशिएंट, क्योंकि दो नोन है। ठीक है, या इक्वेशन क्या आ रहा है? 17x प्लस सी विल बी इक्वल टू 96 - 8 यानी 88। ये इक्वेशन मिला हमें यहाँ पे कि x और c दोनों ही अननोन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अगर x इक्वल टू 1 हुआ तो फिर c हमारा 71 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 ले लिया 34, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 54 एंड सो ऑन। तो एक से ज़्यादा वैल्यू आनी ही आनी है, क्योंकि दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है, नॉट पॉसिबल। सेकंड, 4 years लेटर रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अतुल एंड चारू विल बी 3:2। अगेन यहाँ से क्या होगा? अतुल और चारू के बीच में बात आ रहा है, बट अगेन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिलेगा, दो अननोन मिलेंगे, तो सेकंड अकेला भी हमारा सफिशिएंट नहीं होगा। तो सेकंड अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। ठीक है, बट जब हम दोनों स्टेटमेंट मिला लेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट मिलाते ही हमारे पास, क्योंकि अननोन एक्चुअल में क्या है? ए है, बी और सी, तीनों का एज अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 96। सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा पहले स्टेटमेंट से, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा हमें सेकंड स्टेटमेंट से, तो तीनों को मिलाते ही हमारा सफिशिएंट हो जाएगा मामला। तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, बट नीदर अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्लियरली आंसर होगा। ठीक है भाई, देखो ना, चारू की एज क्या है? 17x प्लस सी इज इक्वल टू 88 मिल गया। अब अगर सेकंड से देखें तो 4 years लेटर क्या होगा? हमने 7x+4 माना था प्रेजेंट एज अतुल की, और विनोद की प्रेजेंट एज है 10x+4। फिर कह रहा है 4 years लेटर रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अतुल एंड चारू विल बी 3:2। तो अतुल की एज 4 years लेटर कितनी होगी? 7x+4 तो अभी है, +4 कर दोगे तो 7x+8, और चारू की अगर सी है तो डिवाइड बाई सी, दिस इज इक्वल टू 3/2। एक्स और सी में हमें एक और इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, सॉल्व हो जाएगा। एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो टुगेदर द टू स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। बाकी अकेला अकेला दोनों सफिशिएंट नहीं है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन दिस केस। ओके, सो आई बिलीव कि जो भी हमने डिस्कस किया आज के सेशन में तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और मजा आएगा इस सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक अगर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और ऐसे एक और सेशन डेटा साइंस पर रखेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।